Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो भाई धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। आज हम करने वाले हैं क्विकली, बहुत जल्दीबाजी से क्या करेंगे हम, क्विक रिविजन्स। क्या काम आता है क्विक रिवीजन का, भाई क्विकली आपको रिवाइज कराने के लिए चीजें। कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन इससे पहले हमने किया था, जो कैसा हुआ था, कंप्लीट हुआ था और रिवीजन ही था वो भी। आप लोगों ने आंसर किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों ने आंसर किया ही होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर सकती हूँ। अब क्विक रिवीजन में भी हमको आंसर करना है, जो है फटाफट होगा, जो भी बिल्कुल आपको 1-2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उससे पहले आपको क्या करना है, आपको कॉमेंट करके बता देना है कि यस मैम वी आर रेडी, और शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स को, और लाइक कर देना है, जो मेरे मोटिवेशन के लिए मैंने पढ़ा है ना, सर्कल ऑफ जस्टिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करें, क्विकली से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर the Tomar Rajput, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, also referred to as Chahmans of Ajmer। सबसे पहले दिल्ली जो है, हम ये नहीं कहते कि ना दिल्ली सल्तनत के टाइम पे दिल्ली बहुत उभरी, इमर्ज हुई, नहीं। दिल्ली सल्तनत किसके टाइम पे जो है इंपॉर्टेंट कैपिटल बनी, इंपॉर्टेंट किंगडम बना, कैपिटल तोमर राजपूत के टाइम पे। किसने सबसे पहले, किसकी बात कर रहे हैं हम, तोमर राजपूत आए थे सबसे पहले, उनके टाइम पे ये इंपॉर्टेंट बनी थी। Who were defeated in the middle of the 12th century by Chauhans। Then मैंने बताया कि एक थाली में है बट दूसरे की थाली में भी नजर है, तो ऐसे ही चौहान्स ने करा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है दिल्ली को हथिया दिया। किसको हरा दिया उन्होंने हरा दिया तोमर राजपूत को। किसने हराया, चौहान्स ने, जिसको हम क्या बोलते हैं, चामांस भी बोलते हैं। कहाँ के थे, अजमेर के थे। आया समझ में, कहाँ के थे भैया, ये अजमेर के थे। इन्होंने हरा दिया तोमर राजपूत को, ठीक है, और दिल्ली को हथिया लिया। सबसे पहले किसके अंडर थी दिल्ली, तोमर राजपूत के अंदर। It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center। तोमर और चौहान्स के अंतर्गत ही जो दिल्ली थी बहुत ही अच्छी इमर्ज हुई, मतलब कह सकते हैं, और इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनी। एक इंपॉर्टेंट, बड़ी ही जरूरतमंद, जरूरी क्या है, कमर्शियल सेंटर। कमर्शियल जब ट्रेड, मर्चेंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता होगा, बिजनेस वगैरह ये सब चीज़ें, अर्निंग पर्पज से काफ़ी ज़्यादा लोग कमर्शियल पर्पज से काम करते होंगे, चीज़ों को बेचते होंगे, खरीदते होंगे, गुड्स वगैरह, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, जो भी उस टाइम पे जो भी चीज़ें चलती होंगी, तो अर्निंग वगैरह बढ़िया चलती थी, कमर्शियल चीज़ें अच्छी होती थी। तो कमर्शियल सेंटर बना हुआ था उस टाइम पे, क्या, दिल्ली। किसके ड्यूरेशन के टाइम पे, तोमर्स और चौहान्स के ड्यूरेशन के टाइम पे। और हमने क्या देखा था, काफी ज्यादा अच्छे से अगर आपको याद हो तो हमने देखा था जैन मर्चेंट, जो रिच जैन मर्चेंट्स थे, उन्होंने अच्छे अच्छे टेंपल्स भी कंस्ट्रक्ट करवाए थे, कॉइन्स वगैरह भी मिलते थे। तो आपको क्या पता चला, इसके कारण कि भाई एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बना था। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century। अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंस, मतलब एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन दिल्ली का एक सल्तनत पे, एक नॉर्मल मतलब अगर एम्पायर है, किंगडम है, उसको अच्छी बड़ी सल्तनत पे जो बढ़ने का, जो तब्दील बेसिकली कह लें, चेंज होने का, जो चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, दिल्ली सल्तनत के टाइम से। कब शुरू हुई, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, इन द बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी के शुरुआती में दिल्ली सल्तनत के टाइम पे क्या था, एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ दिल्ली का, एक अच्छी कैपिटल में, जो कैसी थी भाई, वास्ट एरिया जो घेर रही थी सब कॉन्टिनेंट का, मतलब अच्छी बड़ी होती जा रही थी, घेरती जा रही थी। आया समझ में। जैसे हमने देखा था कुछ यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बनाई, जिसको एरिया को दिल्ली नाम दिया गया, और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बनवाई, जैसे कौन से सिरी देखा था हमने जहाँ पना और दिल्ली कुन्हा, है ना, हमसे कहा था ना, मैप में लोकेट करी तो मैप दिया, इसमें ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनवाई थी। आया समझ में कि कैसे क्या था। सबसे पहले तोमर से, उसके बाद जो है चौहान से उन्हें हराया, देन तोमर चौहान्स के टाइम पे क्या हुआ, कमर्शियल सेंटर बनी दिल्ली। फिर उसके बाद आई दिल्ली सल्तनत। सल्तनत के टाइम पे क्या होता, दिल्ली का एक वास्ट, एक अच्छा फाउंडेशन स्टार्ट हुआ 13th सेंचुरी के टाइम में, और उन्होंने इंपॉर्टेंट ऐसी कुछ बिल्डिंग्स, ऐसी कुछ चीज़ें बनवाई, प्रेमिसेस कह लीजिए, जैसे सिरी, जहापना और दिल्ली कुन्हा। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। Take a look at table 1 and identify the five
5 डायनेस्टीज दैट मेड द दिल्ली सल्तनत। हमें इंपॉर्टेंट 5 डायनेस्टीज देखनी, ये रखना जरूरी है क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कौन सी 5 डायनेस्टीज जो थी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आई थी। सबसे पहले हमने देखा था राजपूत डायनेस्टी में, तो हमने तोमर और चौहान देख लिए। उसके बाद कौन सी अर्ली टर्किश रूलर्स, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान आई, गयासुद्दीन बल्बन आए। देन आई उसके बाद खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी में जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ने राज करा। फिर आई तुगलक डायनेस्टी, उसमें आए गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। देन आई सैयद डायनेस्टी, खिज्जर खान थे उसमें। लास्ट में आई हमारी लोधी डायनेस्टी जिसमें बहलूल लोधी थे। तो ये हमारी क्या, अगर यहाँ से बात करें, हमसे बोला था 5 इंपॉर्टेंट, तो ये हमारी 5 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये लास्ट में 5th, ये 5 इंपॉर्टेंट हमारी डायनेस्टीज आई दिल्ली सल्तनत को, जिनका फाउंडेशन हुआ, जिसने बढ़ाया, वास्ट एम्पायर बनाया। ये तो इससे पहले की राजपूत डायनेस्टी थी जिसमें तोमर्स और राजपूत थे, बट मेन जो थी, चौहान थे, मेन जो थी ये थी जिसने अच्छा बड़ा फाउंडेशन करा। दिल्ली सल्तनत का एक नाम हुआ जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, तो इन डायनेस्टी से चीजें हुई। नाउ histories are known as Tariq singular, Tawariq plural in Persian language of administration under the Delhi Sultanate। मतलब क्या था, जो दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वो पर्शियन लैंग्वेज में चलता था। किस लैंग्वेज में चलता था भाई, वो पर्शियन लैंग्वेज में चलता था। हिस्ट्री को, इतिहास को क्या बोलते थे, हिस्ट्रीज आर नोन एज तारीख। हिस्ट्री को तारीख बोलते थे सिंगुलर फॉर्म में, और त्वारीख बोलते थे हिस्ट्री को प्लूरल फॉर्म में। जब प्लूरल में यूज करो तो त्वारीख बोलते थे और सिंगुलर में हिस्ट्री को तारीख बोलते थे। कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। और जो एडमिनिस्ट्रेशन था दिल्ली सल्तनत का, वो पर्शियन लैंग्वेज में ही चलता था। जैसे हम बोलते थे किसी का अरेबिक लैंग्वेज में है ना, उर्दू या संस्कृत, हिंदी, तो ऐसे ही जो है इनका चलता था पर्शियन लैंग्वेज में। इतना आया समझ में, बढ़ जाए आगे। चल, अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सुल्तान। अब हमें दिल्ली को समझना है कि सुल्तान के अंदर दिल्ली कैसे क्या चली, वो चीज़ें हम देखते हैं। अब हमें डिटेल्स जो है ध्यान में रखनी है, किसके बारे में, जो हमने तारीख और त्वारीख के बारे में देखा ना, तो ये वाली डिटेल्स जो है हमें ध्यान में रखनी कि कैसे कैसे इनकी इंपॉर्टेंस थी। द ऑथर्स ऑफ त्वारीख लिव्ड इन सिटीज मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। जो त्वारीख के ऑथर थे, जो लिखते थे त्वारीख को, त्वारीख मतलब हिस्ट्री को बोलते हैं ना हम पर्शियन लैंग्वेज में त्वारीख, तो जो लिखते थे बहुत ही मतलब रिच रिवॉर्ड पाने के लिए, और कहाँ रहते थे, विलेज मतलब सिटीज़ एरिया में रहते थे, सॉरी विलेज एरिया में बहुत ही मतलब मुश्किल है, या शायद ना के बराबर रहते होंगे, सिटी एरिया में रहते थे। और ये कैसे थे, ये लर्न मैन थे। कैसे थे, बड़े ही पढ़े लिखे लर्न मैन कहा जाता था इन्हें। दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। मतलब ज़्यादा अच्छा रिच रिवॉर्ड मिले, अच्छा हमें मतलब बेसिकली अच्छा हम कमा पाएँ, अर्न कर पाए, तो ऐसा करने के लिए राजा की तारीफ में, उनके बारे में अच्छा लिखने के लिए अच्छा लिखते थे ताकि उनको रिच रिवॉर्ड मिले। अब अगर राजा के बारे में अच्छा लिखेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली तभी तो हमें अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। थोड़ा बहुत भी बुरा लिख दिया, भले ही सच लिखा, तो मुश्किल है मिलना, है ना। बहुत ही कम होते जो बोलेंगे अरे आपने हमारे लिए इतना अच्छा करा, आपने हमारे में सच्चाई लिखी तो आपको मोहर दे दी, भैया माला वाला उतार के आपको दे दी, तो ऐसा नहीं होता था। तो ऑफन ही जो लिखते थे भाई रिच रिवॉर्ड के लालच में लिख लेते थे। These authors advise rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction। मतलब इनका जो फोकस है ना थोड़ा सा ये चीज़ों में रहता था कि भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर आदमी राज कर रहे हैं, मेल जो रूल चल रहा है, तो फीमेल कैसे, फीमेल क्योंकि असिस्ट करती है, सबऑर्डिनेट रहती है बर्थ राइट के अकॉर्डिंग। तो क्या बोल रहे हैं दीज ऑथर, जो एडवाइस करते थे, कौन से ऑथर, त्वारीख के जो ऑथर, जो त्वारीख लिखते थे, वो कहते थे अपना जो एक आइडियल सोशल ऑर्डर है, कैसा सोशल ऑर्डर है, जो बर्थ राइट के बेसिस पे, कैसा बर्थ राइट की जो काम आदमियों को करना चाहिए वो आदमी करेंगे, जो काम औरतों को करना चाहिए वो काम औरतें करेंगी। औरतें कभी रूल नहीं करेंगी, आदमियों को सपोर्ट करेंगी, सबऑर्डिनेट रहेंगी, उनके असिस्ट में रहेंगी, मतलब साइड में रहेंगी, कभी जो है मेन उसमें नहीं आएंगी। तो ऐसा इनका कहना था। इसीलिए जो इनका ये जो आइडिया था ना, हर कोई जो इन्हें एक्सेप्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं था, हर कोई इनके आइडिया को क्या करे, अग्री करे, ऐसा ज़रूरी नहीं था। आया समझ में। किसके बारे में हमने पढ़ा, हमने ऑथर्स, किन के ऑथर्स, त्वारीख के ऑथर। त्वारीख जैसे पर्शियन लैंग्वेज में, मतलब जो हिस्ट्री को जब पर्शियन लैंग्वेज में बोलते तो उसे त्वारीख बोलते हैं। कैसे थे भाई, पढ़े लिखे लोग थे, सिटी एरिया में ज़्यादा रहते थे, राजा के बारे में लिखते थे, किस लालच में, रिवॉर्ड के लालच में, साथ में जेंडर डिस्टिंक्शन या बर्थ राइट के बारे में बातें करते थे। इसके कारण क्या होता था, लोग हर कोई इनसे एग्री करे ऐसा ज़रूरी नहीं था। बढ़ जाए आगे। क्या आपने अभी तक लाइक करा है, पहले तो ये बताओ, लाइक कर दिया, कमेंट करा कुछ भी कि कुछ भी नहीं करा, बिल्कुल ब्लैंक है कमेंट सेक्शन। लाइक करा होगा और कमेंट में आंसर दे रहे होंगे ना, जो मेरे साथ बोल रहे होंगे ना, मैं अभी क्वेश्चंस करूंगी। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। In 1236, सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान। 1236 में भाई जो सुल्तान की डॉटर थी, इल्तुतमिश सुल्तान थे, उनकी जो बेटी रजिया सुल्तान, उनको क्या बनाया गया, उनको
रूलर बनाया गया, मतलब राजगद्दी पे बिठाया गया 1236 पे। The chronicler of the age, Minaj Siraj, recognized that she was more able and qualified than all her brothers. अब जो क्रॉनिकलर थे, कौन क्रॉनिकलर थे? मिनाज सिराज क्रॉनिकलर। मैंने कितनी बार बताया कौन होते हैं क्रॉनिकलर, मैंने बहुत बार बता चुका है, पता चले आप बार बार भूल जाओ कि कौन होते तो क्रॉनिकलर लिखा, आंसर करा आपने कमेंट में। क्रॉनिकलर इतिहासकार को बोलते हैं। तो जो इतिहासकार थे अपने टाइम के मिनाज सिराज, उन्होंने क्या बताया कि भाई वो ये बताते हैं रजिया सुल्तान के बारे में कि वो कैसी थी, बड़ी ही काबिल थी और अच्छी खासी क्वालिफाइड थी अपने ब्रदर्स के कंपैरिजन में, मतलब अच्छी नॉलेजेबल, स्किलफुल, टैलेंटेड कह लीजिए, अपने भाइयों के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़िया थी। कौन? रजिया सुल्तान। इसीलिए उनको सुल्तान की गद्दी पे बिठाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। क्यों बिठाया था इल्तुतमिश ने? क्योंकि इल्तुतमिश की भिंडी थी ना, इसीलिए। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। बट अगर मिनाज सिराज की बात की जाए तो वो कंफर्टेबल नहीं थे इस चीज़ को लेके कि एक क्वीन, एक रानी को कैसे रूलर बना दिया गया, मतलब एक फीमेल कैसे रूल कर रही है हम पर। तो ये उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आया, वो उस चीज़ को लेके रेडी नहीं थे, कंफर्टेबल नहीं थे। नॉर वर द नोबल्स हैप्पी। और जो नोबल्स थे, नोबल्स मैंने बताया जो अच्छी हाई पोस्ट पे रहते हैं, है ना, मंत्री हो गए, सेनापति, जो अच्छे उनके सलाहकार हो गए, तो वो इस चीज़ को लेके अग्री नहीं करते थे और खुश नहीं थे कि भाई एक जो है फीमेल रूलर क्या करे, इंडिपेंडेंटली हम पर राज करे, तो वो हमसे सहा नहीं जाएगा। हम तो क्या करेंगे, हम तो बगावत करेंगे भाई, हम कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे। शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। अब इसी प्लानिंग और प्लॉटिंग के चलते भाई बेचारी को, उनको रजिया सुल्तान को 1240 पे अपनी गद्दी से हटना पड़ा, हटा दिया गया। भाई प्लानिंग करी हुई, षड्यंत्र रचे होंगे, तो 1236 पे बैठी थी और जैसे तैसे तो कांटे की तरह चुपती रही और फाइनली हटना पड़ा इन्हें 1240 में। किसको? रजिया सुल्तान को। इतना आया समझ में रजिया सुल्तान के बारे में जान के? आगे बढ़ जाएं, चलो। What मिनाज सिराज थॉट अबाउट रजिया। अब मिनाज सिराज है, वो रजिया के बारे में क्या बोलते हैं? देखो, मिनाज सिराज कौन थे भाई? हिस्टोरियन, इतिहासकार हमने देखा था ना, तो उनकी क्या थॉट चलती रजिया के बारे में देखते हैं। मिनाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। मिनाज सिराज कहते हैं कि भाई अगर किसी औरत को, किसी फीमेल को, क्वीन को अगर हमने क्या बना दिया, रूलर बना दिया, भाई गद्दी में बिठा दी, तो ये जो भगवान के द्वारा जो एक सोशल ऑर्डर है, जो भगवान ने बर्थ राइट में बनाया कि ये काम औरतों को करना चाहिए तो औरतें यही करेंगी, ये काम आदमी को करना चाहिए तो ये काम आदमी ही करेंगे, तो इस टाइप का जो हमें एक ऑर्डर बनाया, गॉड ने क्रिएट करा है, तो उसके तो अगेंस्ट है ये सब। अगर हम किसी फीमेल को राजगद्दी पे बिठा दें, इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन, जिसमें हमें ये कहा गया है भाई भगवान के द्वारा, तो हमें ये कहा गया है कि औरतों को तो आदमी के पीछे चलना चाहिए, पीछे रहना चाहिए, ठीक है, ताकि जो काम आदमी करे तो वो औरतें ना कर सके, तो पीछे रहना चाहिए, बल्कि ऐसे सामने आके रूल नहीं करना चाहिए, सबको ऑर्डर्स नहीं देना चाहिए, मतलब औरतें ये काम ना करें, ये काम आदमी करेंगे। तो औरतों का काम होता है कि आदमी के पीछे रहना, उनको असिस्ट करना, उनकी सेवा करना बेसिकली। He therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all of her excellent qualities? Basically इसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई उनका सवाल है, अपने जो कॉलम में वो लिख रहे हैं ना, स्क्रिप्ट जो इन्फॉर्मेशन में लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरा भगवान से सवाल है कि कैसे जब एक औरत है वो रूल कर रही है, दूसरा कैसे जब आदमियों को इतनी वो रहती है, इतना टैलेंट रहता है, इतने वो रहते हैं, तो एक औरत में इतनी एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ ऐसे कैसे, इतनी एक्सलेंट क्वालिटीज़ उनको कहाँ से मिली? तो एक उनका भगवान से सवाल है। और क्वालिटीज़ तो मिली, बट आपका जो सोशल ऑर्डर है वो भी इसके अगेंस्ट गए, उनको गद्दी पे बिठा दिया, जो कि गलत है, क्योंकि औरतों का काम होता है आदमी को हेल्प करना, सेवा करना, उसकी सबॉर्डिनेट रहना, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ये समझ में आ गया ना क्या मिनाज सिराज सोचते हैं रजिया सुल्तान के बारे में? चलो आगे बढ़ते हैं। अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स। अब जो भाई प्रशासन चला था किसके टाइम पे? खलजी के और तुगलक्स के टाइम पे, वो देखते हैं। The consolidation of kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators. जितना बड़ा एम्पायर उतना बड़ा भाई जिम्मेदारी भी रहेगी, है ना। तो जब कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम एज वास्ट द दिल्ली सुल्तनत, मतलब जितनी दिल्ली सल्तनत बड़ी होती जा रही थी, वास्ट मतलब फैलती जा रही थी, उतनी ज़्यादा रिलायबल गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत भी पड़ती जा रही थी, क्योंकि हर एरिया को संभालने के लिए राजा अकेले तो इतने एरिया पे नज़र नहीं रख पाएगा, या जितने भी उसने मंत्री संतरी रखे वो अकेले भी इतना मैनेज नहीं कर पाएंगे इतने कम लेवल पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जा रहा था, ताकि उन्हें भाई गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाया जा सके और इन एरियाज़ को संभालने के लिए। क्यों? क्योंकि एम्पायर वास्ट होता जा रहा था, तो अच्छे से प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, चीज़ें सब कुछ जो है बैलेंस्ड रहे, कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, इसीलिए सब कुछ अच्छा सही से चले, तो रिलायबल गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को रखा गया। Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the
early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military services called bangan in Persian. अब क्या हुआ, ये लोग रिच एरिस्टोक्रेट्स, मतलब अच्छे अच्छे रिच चीफ, रिच एरिस्टोक्रेट्स और लैंडलॉर्ड या चीफ्स को रखने की बजाय, गवर्नर बनाने की बजाय, इन्होंने क्या चुना, इन्होंने ऑप्शन लिया, किसने, अगर किनकी बात करें इल्तुतमिश ने, इन्होंने स्लेव्स को खरीदा, मतलब मार्केट से ऐसे दासों को खरीद लिया और उनको ट्रेन करके अच्छी अच्छी जो है क्या कर दी, अच्छी अच्छी पोस्ट वगैरह दे दी कि आप संभालिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि फेवर्ड करा अपने स्पेशल स्लेव्स को, जो मिलिट्री किसके लिए, मिलिट्री सर्विस के लिए परचेज करा, जिन्हें पर्शियन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, बंदगा, क्या कहा जाता है इनको, पर्शियन लैंग्वेज में बंदगा कहा जाता है। किनको, स्लेव्स को। आया समझ में, स्लेव्स का क्या रोल है, स्लेव्स का ये रोल है कि जितना एम्पायर बढ़ता जा रहा था तो उसको संभालने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, काम करने के लिए, मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स और गवर्नर्स की जरूरत थी, वो भी कैसे, बिल्कुल भरोसेमंद हो। तो इन्होंने चीफ वगैरह या अच्छे रिच लैंडलॉर्ड्स को ना चुन के इन्होंने चुना कि मार्केट से लोग स्लेव्स खरीद के लाए, दासों को अपने अकॉर्डिंग उन्होंने ट्रेन करा और अच्छी अच्छी पोस्ट पर अपॉइंट करा, मिलिट्री पर्पस के लिए इनको अपॉइंट करा, जिन्हें पर्शियन लैंग्वेज में, जिन दासों को पर्शियन लैंग्वेज में बंदगा कहा जाता था। आया समझ में, बढ़ जाए आगे, चलो आगे बढ़ते। Since they were totally dependent upon their master, the sultan could trust and rely upon them. अब ये क्या था कि भाई ये अच्छे से पता है कि इन्हें लाया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, अपने अकॉर्डिंग ट्रेन करा जा रहा है, अच्छी अच्छी इवन पोस्ट दी जा रही है, पोस्ट में इनको साथ में क्या है भाई, तनख्वाह भी मिलेगी, है ना, रहने को घर भी मिल रहा है, अच्छी अच्छी पोस्ट मिल रही है, इज्जत मिल रही है समाज में। तो क्या करते थे भाई, अपने मास्टर की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, लॉयल रहते थे और पूरी तरह अपने मास्टर पे डिपेंड करते थे। करेंगे ही ना, मास्टर ही तो पाल पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, पाल पोस रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, थोड़ा सा एजुकेटेड बना रहे हैं, काम करने को एक वो कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है साथ में, तो इसीलिए अपने मास्टर पे पूरा ज़्यादा डिपेंड रहते थे, निर्भर रहते थे। और सुल्तान भी आसानी से इन पर ट्रस्ट कर सकते, क्योंकि उनको पता है ये जाएंगे कहाँ, भाग के जाएंगे कहाँ, आएंगे यहीं, और जाएंगे नहीं पहली बात भाग के, जब अच्छा खासा इतनी अच्छी पोस्ट मिल रही है, इनको ट्रेनिंग मिल रही है, अच्छा खासा रह रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, वो भी हमारे दास है हम पर, और हम पे क्या हमारे लिए ऑनेस्ट भी है। तो जो सुल्तान थे वो भी पूरा आंख बंद करके इन पर भरोसा करते थे कि कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हम पर डिपेंड करते हैं, ये हमें पता है। The Khaljis and Tughlaqs continued to use Bandhagan and also raise people of humble birth who were often their clients to high political positions. अब सेम जो हमने देखा ना, इल्तुतमिश ने चीज़ शुरू करी, स्लेव को खरीदना, है ना, और उनको अच्छी पोस्ट पे रखना, तो यही चीज़, यही टैक्टिक्स किसने फॉलो करी, सेम किसने करी, खलजी और तुगलक ने भी सेम यही वाली स्ट्रैटेजी अपनाई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कौन सी वाली, स्लेव वाली, जिसको पर्शियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बंदगा वाली। उन्होंने क्या करा भाई, इस हम्बल बर्थ के लोगों को मतलब लाए, खरीदा, है ना, उनको पाला पोसा बड़ा किया, या उनको ट्रेन करा बेसिकली, या अपने क्लाइंट्स को, और अच्छी अच्छी हाई पॉलिटिकल पोजीशंस दे दी, मतलब अच्छी अच्छी पोस्ट उनको, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दी कि भाई अब तुम गवर्नर, जनरल, एडमिनिस्ट्रेटर है, अब तुम संभालो, तुम्हें हमने ट्रेन करा है, और अर्न करके हमें दो, हमारा जो लैंड्स है उनका ध्यान रखो और अर्न करके हमें दो। They were appointed as generals and governors. उनको कैसे क्या अपॉइंट करा गया, उनको जनरल की पोस्ट दी गई, उनको गवर्नर की पोस्ट दी गई। आया समझ में, किन को दी गई, ये जो स्लेव्स हैं, ये जो क्लाइंट्स हैं, इनको। The patronage of these humble people by the Delhi Sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tariq criticized the Delhi Sultans for appointing the low and base-born to high offices. अब जो patronage, मतलब ये जो patrons है, जो पेट्रोनेज है, द पेट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल, मतलब ये जो हम्बल पीपल के जो मालिक हैं, एक मिनट इसको हटा दूँ, कट हो गया, नहीं तो आपको लगे काट दिया मैम ने। द पेट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान्स ऑल्सो शॉक्ड मैनी एलिट्स एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन त्वारी क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान्स। मतलब क्या था ना, ये लोग जिस तरीके से ऐसे ये मतलब स्लेव्स को खरीद के ला रहे थे, क्लाइंट्स को खरीद के मतलब ऐसे रख रहे थे कि भाई इनको अच्छी पोस्ट देंगे, ना कि ये लोग चीफ जो अच्छे रिच लैंडलॉर्ड्स हैं इनको ना रख के, ये लोग ऐसे लोगों को रख रहे थे जो मतलब इतने पढ़े लिखे ना हो, अनपढ़ हो, ऑलरेडी दास हो, उनको खरीद के ला रहे हैं, तो ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा त्वारीख हो गया, और भी अच्छे अच्छे एलिट से अच्छा जो लोग हो गए, ग्रुप हो गया, वो लोग अगेंस्ट रहते थे, क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब मैं ही कुछ सोचूंगी ना, अगर मैं देखूंगी कि मेरा, अगर आप हो, कोई भी हो, कि वो क्या कर रहा है, किसी दास को खरीद के ला रहा है, उसको प्रॉपर उस पर मेहनत कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, और उसे क्या दे रहा है, अच्छी पोस्ट दे रहा है, ना कि अगर कोई अच्छा उसका साइड में बैठे हैं, देख रहे हैं अच्छे अच्छे चीफ हैं, ये संभाल लेंगे, नहीं,
उन पे नहीं कर रहा, बल्कि स्लेव लेकर आ रहे हैं, स्लेव पे उल्टा खर्चा हो रहा है, उसको ढांचे में लाना पड़ रहा है, पढ़ाना लिखाना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तो उन पे मेहनत क्यों कर रहे थे, ये चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रहते थे, क्रिटिसाइज करते थे कि ऐसा क्यों करते हैं ये दिल्ली के सुल्तान। तो फॉर अपॉइंटिंग द, कैसे क्या नाम से बोलते थे इनको, लो एंड बेस बॉन्ड, मतलब ये जो लो कैटेगरी या लो स्टेटस से लोग हैं, या बेस बॉन्ड बिल्कुल ही आम लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, दास हैं, इनको क्यों ऐसे हाई पोस्ट जो गवर्नर और जनरल्स की पोस्ट दी जाती थी, उसमें भी ट्रेनिंग दी जाती थी, इतना खर्चा पानी क्यों इनके लिए। तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और क्या रहते थे, क्रिटिसाइज भी करते थे साथ में। इतना आया समझ में, आया कि नहीं आया फटाफट से बता दो। आ गया ना, तो लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइक करा क्या आपने, लाइक करा, चलो आगे बढ़ते हैं। Like the earlier sultans, the Khaljis and Tughlaq monarch appointed military commanders as governor of territories of varying sizes. टेरिटरीज का क्या मतलब है, अभी बताओ, मैंने कितने बार बताया, टेरिटरी का क्या मतलब आप समझते हो, कमेंट में मुझे फटाफट से बता दो टेरिटरी का मतलब, बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी बता दो, टेरिटरी का क्या मतलब है, जल्दी जल्दी से बता दो। टेरिटरी का मतलब हमने देखा था ना, लैंड, लैंड देखा था ना। क्या हो रहा है कि अलियर सुल्तान की तरह, पुराने सुल्तान की तरह भी खलजीज और तुगलक ने वही एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स अपनाई। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स, उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट करा, कैसे, जनरल गवर्नर बना के, मतलब जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, जो स्लेव्स हैं उनको मिलिट्री कमांडर्स के लिए खरीदा, फिर उन्हें क्या अपॉइंट करा, उन्हें गवर्नर्स वगैरह बना दिया लैंड का, अलग अलग साइज के जो लैंड थे, अलग अलग एरियाज के टेरिटरीज, लैंड को हम बोलते हैं ना, ये मेरा लैंड है, मेरा एरिया, यानी मेरी टेरिटरी, इस टेरिटरी में आना मत, तो यही मतलब अपनी अलग अलग टेरिटरी अलग अलग साइज के होंगे, तो उनके क्या बना दिए, उनके इनको गवर्नर बना दिए है ना, हेड वगैरह बना दिए कि अब आप ध्यान रखो। इन लैंड को क्या बोला जाता था, फटाफट से बता दो, पीछे तो आपको दिख ही रहा होगा, बट आप मुझे कमेंट में बताओ, इन लैंड को क्या बोला जाता था, और इन लैंड को जो होल्ड करते थे उनको क्या बोला जाता था, अभी के अभी कमेंट में बताओ फटाफट से, चलो फटाफट से बताओ। क्या उन लैंड को इख्ता बोला जाता था, हाँ जी, जो लैंड का है, जो लैंड रखते थे ये लोग मिलिट्री कमांडर्स, इनको इख्ता बोला जाता था, और जो इन लैंड को होल्ड करते थे, संभालते थे, उनको इख्तिदार और मुक्ति बोला जाता था। तो दीज लैंड्स वर कॉल्ड इख्ता एंड देयर होल्डर वाज कॉल्ड इख्तिदार और मुक्ति। The duty of muktis was to lead military campaign and maintain law and order in their इख्तास, मतलब अपने लैंड में क्या करना रहता था, इनको जो मिलिट्री कैंपेन है वो संभालना, और जो भी कहीं लड़ाई जंग वगैरह हो रहा है तो उनको लीड करना, साथ में कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर, जो भी उनको लग रहा है अपने लैंड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, या प्रॉपर टैक्स या रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, उससे रिलेटेड जो भी कानूनी लॉ या ऑर्डर जो भी बनाने, कानून बनाने, तो वो सब करने का काम किसका रहता था, मुक्तीस का रहता था। मुक्तीस कौन, इख्तिदार, इख्तिदार कौन, जो इख्ता यानी लैंड को संभालने का, देखरेख करने का काम करते थे। कौन थे ये, जो स्लेव्स थे जिनको राजा एज अ मिलिट्री कमांडर उसके लिए लेकर आए थे। आया समझ में, आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ते हैं। In exchange for their military services, the मुख्तीस collected the revenues of their assignments as salaries. अब भाई काम कर रहे हैं तो तनख्वाह भी चाहिए होती होगी ना, ऐसे फ्री में तो करेंगे नहीं, तो क्या होता था भाई, जो काम करते थे इसका ध्यान रखते थे, जो मिलिट्री सर्विसेज के बदले जो भी मुख्तीस थे, इनको क्या होता था, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे अपने असाइनमेंट्स, मतलब अपने लैंड वगैरह से, जो भी इनको अलॉटेड लैंड था उसमें जो भी रेवेन्यू आ रहा है, टैक्स आ रहा है, जो पीजेंट वगैरह टैक्स वगैरह दे रहे हैं लोग, जो रेवेन्यू दे रहे हैं, उसी में से इनकी सैलरी बन के आती थी। किन की, मिलिट्री कमांडर्स, यानी कौन, ये जो मुक्तीस। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दिस रेवेन्यू, अब इनके अंडर रेवेन्यू वो भी रहते होंगे सोल्जर्स, कौन सा है कि ये अकेले ही संभाल रहे हैं, तो ये जो मुक्ति इनकी सैलरी आ रही, साथ में जो इनके सोल्जर्स हैं जो इनके अंडर काम कर रहे हैं उनकी भी सैलरी इसी रेवेन्यू के थ्रू पे करते थे। Control over muktis was most effective when their office was not inheritable and if they were assigned इख्तास for a short period of time before being shifted. अब इन पे बहुत ही खतरनाक, मतलब स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता था। कैसा कंट्रोल रहता था, कैसा रहता था, बड़ा ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल इन पे रहता था। जो इनके ऑफिस थे इनहेरिटेबल नहीं थे, और असाइन कैसे थे, इतना बिल्कुल छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए थे, और शिफ्ट कर दिया जाता था कभी कभी। तो मतलब ऐसा था कि इनको बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनको लैंड देते थे कि आपको इतने समय के लिए जो है अपना लैंड संभालना, कोई परमानेंट समझ के मत संभालना, क्योंकि पता चले आपने परमानेंट समझ लिया और आप ये सोच रहे हैं कि अब आप मर जाएंगे तो आपका बेटा भी इसको संभालेगा, यही जॉब करेगा, नहीं, ये इनहेरिटेबल नहीं था। अगर आपने संभाला आपका बेटा संभालेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इख्तास मिलता था, और कैसे कैसे शिफ्ट भी कर दिया जाता था, ट्रांसफर भी बाकायदा चलते रहते थे। आया समझ में, इतना आ गया। तो कैसे क्या करा, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, बढ़ जाएं आगे, हाँ जी बिल्कुल आगे बढ़ते।
As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under the control, they forced the landed chieftains, the Samant, aristocrats and rich landlords to accept their authority. अब क्या हुआ, जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने क्या करा, अपने अंडर हिंटरलैंड, मतलब जो अंदर अंदर के छोटे मोटे लैंड है, छोटे छोटे इलाके हैं जहाँ पे अच्छे चीफ्टन्स लैंड ओनर्स क्या काम करते हैं, तो अपने अंडर ले लिया, अपने कंट्रोल के अंडर ले लिया। अब जब इन लैंड को अपने कंट्रोल के अंडर ले लिया तो इन लैंड के भी कोई स्वामी होंगे, कोई मालिक होंगे जो इन लैंड को संभालते थे। तो इन लैंड को जैसे कोई एरिस्टोक्रेट हो गए, चीफ्टन हो गए, सामंत संभाल रहे हैं जो रिच थे, तो उनसे कहा गया कि भाई आप हमारी अथॉरिटी एक्सेप्ट करो। क्यों? क्योंकि हमने आपके लैंड पर भी सिक्का जमा लिया है, एरिया हमने हथिया लिया है, तो अब आप हमारे अंडर काम करोगे, हम हमारी अथॉरिटी स्वीकार करोगे। The right of the local chieftains to levy tax were cancelled and they were also forced to pay tax. अब इनके साथ और बुरे हाल क्या हुए कि भाई जो ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे ना, जो रिच लैंडलॉर्ड हो गए, अपने एरिया के लैंड में टैक्स कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, पैसा अर्न करना, तो ये भी बंद कर दिया था। राजा ने क्या किया, ये काम हमारी सेना करेगी, हम करेंगे, आप तो बस हमारी अथॉरिटी स्वीकार करो, उल्टा आप हमें टैक्स पे करो, लिखा है ना। ऑल्सो दे फोर्स टू पे टैक्सेस, उल्टा इनसे कहा गया कि भाई आप हो गए होंगे कहीं के चीफ, होंगे किसी लैंड के स्वामी, बट आप हमें टैक्स पे करो, ठीक है, और हम आपके लैंड से जो भी टैक्स रेवेन्यू आ रहा है वो हमारा जनरेट करने का काम हमारा है, वो हमारे हिस्से में जाएगा, बट आप हमारी अथॉरिटी स्वीकारो और आप अपना टैक्स पे करो, इस पे ध्यान दो, आप बाकी चीज़ें आप छोड़ो, पहले आप क्या करते थे हमको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने चालाकी करी और चीज़ों को संभाला, ऐसा इनका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। इतना आया समझ में, आ गया ना। लाइक करके रखा है कि नहीं करके रखा, आप लोगों ने करा है कि नहीं करा है कि भूल गए, करा ही होगा। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। उस टाइम पे कितने टाइप्स के टैक्सेस थे? 3 टाइप्स के टैक्सेस थे, याद कर लो। एक था टैक्स ऑन कल्टीवेशन, दूसरा था टैक्स ऑन हाउसेस, तीसरा था टैक्स ऑन कैटल। कैटल गाय भैंस भेड़ बकरी वगैरह पालना है ना, हाउसेस घर वगैरह के लिए। कल्टीवेशन फार्मिंग वगैरह करना है तो उसको क्या बोलते थे, उसको अपनी लैंग्वेज में लोग खरच भी बोलते थे। साथ में अपना जो प्रोड्यूस है, जो भी मतलब उगा रहे हैं क्रॉप्स, जो भी फाइनल प्रोडक्ट जो इनका निकल रहा है, हार्वेस्ट होकर क्रॉप निकल रही है, उसका 50% इन्हें देना पड़ता था। तो क्या है, 3 टाइप के टैक्सेस थे। ऑन कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन पे देना पड़ता था उसको खर्च बोलते थे, और कितने अमाउंट, 50% जो है फीजेंट का प्रोड्यूस, मतलब जो भी खेत का जो निकल रहा है वो 50% इनको देते थे। किनको देते थे? राजा महाराज, मतलब टैक्स के फॉर्म में पे करना पड़ता था, टैक्स है ना। और किस पे टैक्स देते थे? कैटल वगैरह पाला है उस पे टैक्स दे रहे हैं, और हाउसेस पे भी टैक्स देते थे। तो कितने टाइप के टैक्स थे? मेरे साथ अभी के अभी कमेंट में लिखो, बहुत 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 ज्यादा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप के टैक्सेस थे? 3 टाइप के टैक्सेस थे। एक टैक्स ऑन कल्टीवेशन जिसको हरज भी बोलते थे, टैक्स ऑन कैटल, टैक्स ऑन हाउसेस। आया समझ में? लिख लिया कमेंट में, अब तो याद हो ही गया होगा। आगे बढ़ जाए? हाँ जी बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। It is important to remember that large parts of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultan. ये हमें बात बड़े ध्यान में रखने की है। कौन सी वाली बात? एक बात हमें बहुत ध्यान में रखने की, जो भी दिल्ली सुल्तान के अंदर जो एरिया था ना, वो काफ़ी ज़्यादा एरिया इनके कंट्रोल के बाहर था। मतलब ऐसा हम कह रहे थे बड़ा एम्पायर नहीं, काफ़ी ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट का एरिया इनके हाथों से छूटा हुआ था, मतलब इनके हाथों के बाहर था। It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India in the entire region became independent. ये मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, इतना दूर से, मतलब अगर आप दिल्ली में बैठे तो दिल्ली से आपको बंगाल कंट्रोल करना, तो इतनी दूर से आपको जो रीजन कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। मतलब एम्पायर तो चलो आप जीत रहे हैं मेहनत करके, बट उनको मैनेज करना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखना, उनको सेव करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो छोटे मोटे राजवाज थे ना, छोटे मोटे एरिया के जो रीजन के एरियाज थे, जो राजा वाजा क्या करते थे, चीफ्टन्स खुद को इंडिपेंडेंट कर लेते थे, है ना, क्योंकि इनका अधिकार बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रह पाता था। मैनेज नहीं कर पाते थे ना बेचारे, इतनी दूर से मैनेज ही नहीं कर पाते थे, खबर ही नहीं पहुंच पाती थी कि क्या हो रहा है, किसने अधिकार छीन लिया, कौन से राजा ने हमारा अधिकार छोड़ दिया, कौन सा राजा ने गद्दारी कर दी, कुछ पता ही नहीं चल पाता था, बहुत टाइम लग जाता था, इतनी दूर दूर की खबरें। तो क्या हो जाता था, ये लोग हाथ से निकल जाते थे और खुद को इंडिपेंडेंट कर देते थे। आया इतना समझ में? नेक्स्ट लाइन देखें, चल। Even in the Gangetic Plain, there were forested areas that Sultanate force could not penetrate. मतलब एक बहुत वैसा एरिया भी ले लीजिए, गैंगेटिक प्लेन का एरिया था, अच्छा थिक फॉरेस्टेड, अच्छा मतलब घनी जंगल वाला एरिया, वहाँ भी पेनिट्रेट, मतलब पेनिट्रेट का मतलब होता है वहाँ भी वो लोग घुस नहीं पाते थे। क्यों? काफ़ी थिक फॉरेस्टेड एरिया, इतना जंगल भरा एरिया में अच्छी खासी जब तक आर्मी ना हो, है ना, अच्छे खासे घोड़े वोड़े ना हो, बिल्कुल ताकतवर आपकी आर्मी ना हो, अच्छे खासे हथियार ना हो, तो इनके अंदर भी इनको घुसना, इनको हथियाना बड़ा ही मुश्किल रहता था। क्योंकि इन एरियाज़ के अंदर भी रहते थे लोग, चीफ्टन्स वगैरह, है ना, अपना एरिया बना के रहते थे, बढ़िया से रहते थे। अब जब तक कोई पावरफुल आर्मी ना हो तो एकदम से इनको हथियाना बहुत मुश्किल रहता था। तो बेसिकली इसमें हम ये देख रहे हैं कि इनके अंडर जो दिल्ली सल्तनत थी, काफ़ी ज़्यादा एरिया इनके
काबू के बाहर था, मतलब जीत नहीं पाए थे, और जो जीत भी रहे थे तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही जीत पाते थे, क्योंकि जो छोटे मोटे राजा खुद को इंडिपेंडेंट कर देते, ठीक है। और जैसे हमने एग्जाम्पल देखा गैंगेटिक प्लेन का, तो इनको भी नहीं हथिया पा रहे थे क्योंकि अच्छा फॉरेस्टेड एरिया था, तो घुसना भी मुश्किल हो रहा था वहाँ पे। आ गया समझ में? आगे बढ़ जाए। हाँ जी बिल्कुल। Mongol attacks on Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of Muhammad Tughlaq's rule. अब जो मंगोल जो रूलर थे कौन, चंगेज खान, उनका भी अटैक बढ़ रहा था। चंगेज खान जिनको बोलते हैं, उनका अटैक कहाँ हुआ था भाई, किसके राजपाट के टाइम पे, शासन के टाइम पे? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे ये भाई इनका अटैक हुआ था। चलिए भाई अटैक करा था। दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोज द ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। इसके कारण क्या था भाई, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को रखना, उनको मेंटेन करना, उन पर खर्च करना, खाना पीना हो गया, उनकी देखरेख करना, क्योंकि वो भाई ऑल टाइम रेडी है, मतलब कब इधर से उधर उनको जरूरत पड़ जाए तो स्टैंडिंग आर्मी है ना, उसको रखना मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बट डर था चंगेज़ खान का, तो भाई ये रखना पड़ रहा था अपने आप को बचाने के लिए, अपने राजपाट को बचाने के लिए। तो ये चीज़ें हमने किसकी पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि भाई कैसे जो है मंगोल्स आए, उन्होंने डराया, जो कह सकते हैं उनके डर के कारण इन्हें स्टैंडिंग आर्मी रखनी पड़ी। किसको भाई, जो अलाउद्दीन खिलजी। और किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, तुगलक के बारे में। क्या पढ़ा हमने, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि कैसे कैसे इन्होंने चीज़ों को संभाला। अब हम देखेंगे सल्तनत 15 और 16 सेंचुरी के टाइम पे सल्तनत जो थी वो कैसी थी। आफ्टर द तुगलक्स द सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज रूल फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया हमने, कैसे चीज़ें संभाला, टैक्स रेवेन्यू सारी चीज़ें समझी, इक्ताज इक्तदार वगैरह। देन हम ये देख रहे हैं कि भाई सुल्तनत जो थी 15 और 16 सेंचुरी में कैसी थी। तो तुगलक्स और सैयद के, मतलब तुगलक्स के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, सैयद और लोधी डायनेस्टी आई, जो दिल्ली और आगरा में जिन्होंने राज किया अंटिल 1526 तक। कौन सी डायनेस्टी आई, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी आई। This was also the period which saw the emergence of new ruling groups like the Afghans and the Rajputs. इस टाइम पे क्या था, और भी नए नए लोग, जो अच्छा राजपाट था, लोग साउथ इंडिया हो गया, काफ़ी सारा एरिया अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रखा था, और बहुत ही फ्लोरिश, बढ़िया ही मस्त इंडिपेंडेंट राज सबके, मतलब अपना अपना एरिया बन गया था सबका, बहुत बढ़िया, सब जी रहे थे, मस्त हंसी खुशी थे। ऐसे ही इस टाइम पे और भी इमर्ज हुई कुछ न्यू ग्रुप्स, जैसे राजपूत आए, अफगान्स वगैरह इमर्ज हुए। शेर शाह सुर 1540 से लेकर 1545 तक जिनका टाइम था, उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट करा एज अ मैनेजर की तरह, अपने अंकल की टेरिटरी के अंडर, बिहार में जो थी उनके अंडर वो मैनेजर का काम करते थे। कौन, शेर शाह सुर। पहले कोई राजा महाराजा नहीं थे, मैनेजर थे। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने इवेंचुअली चैलेंज कर दिया किसको, मुगल एम्परर हुमायूं को, जिनको कब का 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556 में जिन्होंने राज किया, तो उनको चैलेंज कर दिया किसने, शेर शाह सुर ने, जबकि पहले तो मैनेजर थे। चैलेंज कर दिया और हरा दिया किसको, मुगल एम्परर हुमायूं को। ये आया समझ में कैसे 15 और 16 सेंचुरी में सल्तनत में चेंज आए, कि नई नई टेरिटरीज बन गई, रीजन बन गया, बढ़िया फ्लोरिश एम्पायर, बहुत बढ़िया पावरफुल एम्पायर, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर हमने देखा शेर शाह सुर के बारे में कि वो आए, उन्होंने किसको चैलेंज दे दिया, मुगल एम्परर हुमायूं को, और उनको हरा दिया, और क्या बनाई, अपनी डायनेस्टी क्रिएट करी। शेर शाह कैप्चर दिल्ली, भाई हरा दिया तो दिल्ली को कैप्चर करा, और इस्टेब्लिश कर ली अपनी खुद की डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी, सुर डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करा। Although the Sur dynasty ruled for only 15 years, कितने टाइम तक इन्होंने, कितना स्पैन था इनका, सिर्फ 15 साल के लिए इन्होंने रूल करा, राज करा। किसने, सुर डायनेस्टी। सुर डायनेस्टी किसकी, शेर शाह सुर की। It introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more efficient. इन्होंने बस किसकी तरह अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहा, और चलाया भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह, और बढ़िया उनसे भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज करा। मतलब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स जो भी उनको अच्छा लगा होगा, कुछ आइडियाज़ बोरो किए होंगे, लिए होंगे, समझे होंगे, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया होगा, बट उनसे भी अच्छे तरीके से लिखा है, बट मोर एफिशिएंट, और अच्छे एफिशिएंट तरीके से इन्होंने चीज़ों को संभाला। फिर शेर शाह's एडमिनिस्ट्रेशन became the model followed by the great emperor Akbar 1556 to 1605 when he consolidated the मुगल एम्परर। जब क्या था, जब मुगल एम्पायर, जब अकबर थे वो अपने मुगल एम्पायर को अच्छा बढ़ा रहे होंगे, तो उन्होंने भी किसकी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स जो है कॉपी करी, मतलब बोरो करी, ली, शेर शाह सुर जैसी। मतलब उनको लगा कि भाई इनकी बहुत अच्छी स्किल्स है, तो मैं भी इनका मॉडल जो है अप्लाई करता हूँ, मैं भी जैसे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला मैं भी संभालूंगा। किसने संभाला भाई, किसने बोला मैं भी भाई ग्रेट एम्परर अकबर ने। आया समझ में। तो कैसे 15 और 16 सेंचुरी में चीज़ें बदली, नए नए एम्पायर्स आए, शेर शाह सुर आए, शेर शाह सुर ने एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स करी किसकी तरह, अलाउद्दीन खिलजी की तरह, और अलाउद्दीन खिलजी की तरह मतलब उनसे भी बढ़िया तरीके से, बेटर तरीके से। देन कौन आए, अकबर आए, तो अकबर ने
शेरशाह सूरी जो मॉडल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स का मॉडल लिया उन्होंने उस तरीके से फॉलो किया। क्या आपको अच्छे से समझ में आया? तो लाइक कर दो फटाफट से कि क्या क्या बदलाव आए 15 और 16 सेंचुरी में। इसी के साथ हमारे चैप्टर का क्विक रिवीजन बहुत ही क्विकली एंड होता है। आई होप आपको जो एक्सट्रैक्ट है, जो निचोड़ मैंने चैप्टर का पूरा समझा है, अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक भाई ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूला करो कि ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए, नई अपडेट आए तो आपको मिले। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी की कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।